नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो उनमें जो इंटरेस्टिंग कमेंट होते हैं उन्हें मैं नोट कर लेता हूं। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ 3-4 प्रश्न ले रहा हूं। इनमें पहला प्रश्न है, धातु यानी कि वीर्य पतला क्यों हो जाता है? धातु के पतला होने के क्या कारण हैं? दूसरा प्रश्न ये है कि धातु का गाढ़ा होना कितना जरूरी है? धातु का गाढ़ा होना ज़्यादा अच्छा होता है या पतला होना? और तीसरा प्रश्न ये है कि हमारी धातु के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम है या ज़्यादा है, इसका हम कैसे पता लगाएं? और चौथा प्रश्न ये है कि धातु को गाढ़ा करने के लिए, उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी, सबसे टॉप की होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन 4 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो जो लोग भी जिन का धातु यानी कि वीर्य पतला है, पानी के जैसा हो गया है, या वे बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये है कि धातु पतला क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं? दोस्तों, धातु पतला होने के 4 कारण हैं। पहला कारण है वेरिकोसील। अगर किसी व्यक्ति को वेरिकोसील हो गई है, उसके अंडकोश के अंदर नसों का एक गुच्छा बन गया है, नसें फूल कर मोटी मोटी हो गई हैं, नीली नीली नसें दिखाई देती हैं, एक प्रकार का गुच्छा सा बन गया है, तो ये वेरिकोसील हो सकता है। वेरिकोसील से हमारे टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणुओं का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जिन लोगों को वेरिकोसील है उन्हें जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो उनकी शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल नील हो जाएगी और वो आगे चलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, वेरिकोसील से एक प्रकार की हीट पैदा होती है जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। धातु पतला होने का जो दूसरा कारण है दोस्तों, वो है हार्मोन्स की कमी। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसमें LH और FSH नाम के 2 हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शुक्राणु के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो वहां से मैसेज ठीक से नहीं आएगा और शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक दूसरा हार्मोन्स होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हमारे टेस्टिस के अंदर ही बनता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो भी उस व्यक्ति का सीमन पतला हो जाता है। और दोस्तों, धातु के पतला होने का जो तीसरा कारण है वो है ब्लॉक। अगर आपकी शुक्राणु लाने वाली नलियों के अंदर ब्लॉक आ गया है तो शुक्राणु वहां से चलते तो हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते, केवल फ्लूइड ही बाहर निकलता है, और फ्लूइड होता है बेहद पतला। फ्लूइड के अंदर जो शुक्राणु मिलते हैं तभी वो गाढ़ा बनता है। तो शुक्राणु तो ब्लॉक होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, केवल फ्लूइड आ रहा है, तो इससे आपको दिखेगा कि आपका जो धातु है वो पतला हो गया है। धातु पतला होने का जो चौथा कारण है दोस्तों, वो है हीट। अगर आप अपने टेस्टिस को ठंडा नहीं रखते हैं, टेस्टिस के अंदर हीट रहती है, आपके अंडरगारमेंट ऐसे हैं कि वो वहां पे ज्यादा दबाव बना के रखते हैं, उसके अंदर हीट पैदा करते हैं, या आपका काम ऐसा है जिसमें टेस्टिस के अंदर हीट ज्यादा रहती है, तो इस हीट से वहां पे शुक्राणु की संख्या कम बनती है, जिससे आपका धातु पतला रह जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के 4 कारण हैं जिसकी वजह से आपका धातु पतला हो जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि धातु का गाढ़ा होना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका धातु पतला है, पानी के जैसा है, तो 90% चांस है कि उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या नील है। और अगर दोस्तों शुक्राणुओं की संख्या नील भी नहीं है तो शुक्राणुओं की संख्या इतनी कम है कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। केवल 10% लोगों में ही ऐसा पाया जाता है कि देखने में उनका जो धातु है वो पतला होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सीमन के अंदर स्पर्म की संख्या ठीक ठाक होती है। दोस्तों, अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि मेरे धातु के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम है या ज़्यादा है, या कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, इन सब को कंफर्म करने के लिए सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है। इसके लिए आप अपना ताज़ा वीर्य एक प्लास्टिक की डब्बी में बंद करके उसे तुरंत 30 मिनट के अंदर अंदर लैब लेके जाइए। वे वहां पर उसका सीमन एनालिसिस टेस्ट करेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, जो शुक्राणु इसके अंदर हैं उनकी सेहत कैसी है, क्या वो तेज दौड़ सकते हैं, उनका आकार कैसा है, उनकी शेप कैसी है, ये सब हम सीमन एनालिसिस टेस्ट से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का जो धातु है वो बिल्कुल पानी के जैसा है, पतला है, तो उसके अंदर शुक्राणुओं की कमी होगी ही होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके द्वारा भेजे गए दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे।
तो चलिए अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। और चौथा प्रश्न ये है कि धातु को गाढ़ा करने के लिए, धातु के अंदर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाई कौन सी है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अभी मैं जो आपको होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूं, इनका रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि अगर किसी को नील शुक्राणु भी है, शुक्राणु बिल्कुल नील हो गए हैं, उस कंडीशन में भी ये दवाई लगातार 2 से 3 महीने तक लेने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और जिन लोगों का धातु पानी की जैसा पतला हो गया है, वे लोग भी अगर इनका 2 से 3 महीने तक सेवन करेंगे तो उनका धातु बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। उसके अंदर जो शुक्राणु होंगे वे तेज दौड़ने वाले होंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी, उनकी शेप अच्छी होगी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं वे होम्योपैथिक दवाई जो आपको लेनी है। सबसे पहली दवाई है कोनियम मैक 200। दोस्तों इस दवाई की केवल एक खुराक आपको रोज लेनी है। शाम को सोने से पहले इसकी 4 बूंद डायरेक्ट अपनी जीभ पर डाल लें। दिन में केवल एक बार लेनी है और लगातार इस दवाई को 1 महीने तक सेवन करें, उसके बाद इसे बंद कर दें। इसके साथ साथ दोस्तों दिन में आपको 2 दवाइयां और लेनी है। ये दोनों दवाई मदर टिंचर में है। पहली दवाई है ट्रेवोलस मदर टिंचर और दूसरी दवाई है विदानिया मदर टिंचर। इन दोनों दवाइयों की 15-15 बूंदें आधे कप गर्म पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना है। दोस्तों ये दवाइयाँ उन लोगों में भी शुक्राणु पैदा कर देती हैं जिनको बिल्कुल नील शुक्राणु हो गए हैं। होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं समय मिलते ही उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।